नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 24 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 164 सेक्शन 4 से संबंधित है। ये आर्टिकल देखो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे संविधान का आर्टिकल 164 ये बोलता है, अगर कोई पर्सन विधानसभा का या फिर विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो भी वो मंत्री पद की शपथ ले सकता है, मंत्री बन सकता है, इवन मुख्यमंत्री भी बन सकता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर कोई पर्सन विधायक नहीं है, इवन विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तब भी वो पर्सन मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उस पर्सन को विधायक बनना होगा, यानी विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर सदस्य नहीं बनता है विधानसभा का या फिर विधान परिषद का, तो फिर उसे इस्तीफा देना पड़ता है मंत्री पद से। ये प्रोविजन है हमारे संविधान के आर्टिकल 164 में। अब हुआ क्या, उद्धव ठाकरे इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली 28 नवंबर 2019 को। तो आर्टिकल 164 के अनुसार 6 महीने के अंदर अंदर इनको विधायक बनना था, यानी 24 मई से पहले पहले। 24 मई तो आई नहीं, तो अभी भी इनके पास समय है, ये विधायक बन सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, कोविड-19 की महामारी के चलते इलेक्शन कमीशन ने सभी राज्यसभा पोल्स को, बाई इलेक्शंस को, सिविक बॉडी इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया है। मतलब कोई भी इलेक्शन फिलहाल नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बोला है। तो इलेक्शन नहीं होगा तो फिर उद्धव ठाकरे विधायक कैसे बनेंगे, और 6 महीने के अंदर अंदर विधायक नहीं बनेंगे तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा आर्टिकल 164 के अनुसार। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है? सॉल्यूशन देखो इसके 2 हैं, बट सॉल्यूशंस के साथ प्रॉब्लम्स भी अटैच्ड हैं। पहले सॉल्यूशन की बात करें, संविधान के आर्टिकल 171 में ये प्रोविजन है, गवर्नर कुछ एमिनेंट पर्सन्स को जो लिटरेचर की फील्ड से हों, साइंस की फील्ड से हों, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या फिर सोशल सर्विस की फील्ड से हों, ऐसे एमिनेंट पर्सन्स को गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर। टोटल ऐसे कितने मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किए जा सकते हैं गवर्नर के द्वारा? आप ये देख लीजिए, पूरी लिस्ट है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखो 1/3 जो मेंबर्स हैं वो तो इलेक्ट किए जाते हैं लोकल बॉडीज के द्वारा, 1/3 इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा, 1/6 नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, 1/12 चुने जाते हैं टीचर्स के द्वारा और 1/12 चुने जाते हैं ग्रेजुएट्स के द्वारा। तो इस प्रकार से विधान परिषद के मेंबर्स का चुनाव होता है। खैर हमारा इशू अभी फिलहाल अलग है। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है कि गवर्नर जो हैं वो उद्धव ठाकरे को सोशल सर्विस फील्ड से नॉमिनेट कर दें लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर। तो इससे उद्धव ठाकरे का काम चल जाएगा, वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। बट देखो क्वेश्चन ये उठता है, क्या कोई सीट वैकेंट है? गवर्नर तो तभी नॉमिनेट कर सकेंगे ना उद्धव ठाकरे को सोशल सर्विस की फील्ड से, अगर कोई सीट वैकेंट होगी। इसका आंसर है यस, अभी फिलहाल 2 सीट्स वैकेंट हैं। बट देखो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, अब फिर से नई प्रॉब्लम आ गई। 2 सीट तो वैकेंट है, बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 151 ये बोलता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में वैकेंट सीट पर किसी का इलेक्शन या फिर नॉमिनेशन उस कंडीशन में नहीं हो सकता अगर जिस मेंबर की वजह से सीट खाली हुई है उसका कार्यकाल 1 साल से कम का बचा हो। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, सिंपली ये चीज समझ में आ जाएगी। 1 सेकेंड आप रुकिए। मान लीजिए कोई मेंबर था ABC, वो मेंबर था विधान परिषद का और उस मेंबर का कार्यकाल खत्म होना था 25 जून 2020 को, लेकिन उस मेंबर ने पहले ही इस्तीफा दे दिया। मान लीजिए 25 जनवरी 2020 को इस्तीफा दे दिया, तो कितना कार्यकाल बाकी था? कार्यकाल बाकी था 4-5 महीने का। तो अपने कार्यकाल को कंप्लीट होने से 4 या 5 महीने पहले ही उस मेंबर ने इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्शन नहीं होगा। फिर से अगर 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल बचा होता ना, तभी इलेक्शन होता। तो जिन 2 मेंबर्स ने इस्तीफा दिया है, जिन 2 मेंबर्स
की वजह से सीट खाली हुई हैं, उनका कार्यकाल देखो 1 साल से कम का बाकी है। तो ऐसी कंडीशन में उन सीट्स पर इलेक्शन नहीं हो सकता। यह कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 151A। तो पहला सॉल्यूशन तो काम नहीं करता उद्धव ठाकरे के लिए। बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की। दूसरा सॉल्यूशन यह है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री पद से। फिर से 3 पार्टियों ने जो सरकार बना के रखी है महाराष्ट्र में, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, तीनों पार्टीज के जो एमएलए हैं, फिर से उद्धव ठाकरे को अपना लीडर चुन लें। फिर से गवर्नर को ये सारे एमएलएज अपना समर्थन पत्र दे दें और उद्धव ठाकरे एक इस्तीफा देकर एक बार फिर से नए सपोर्ट के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। फिर से उन्हें 6 महीने मिल जाएंगे। ऐसा देखो पहले हो भी चुका है। कांग्रेस के तेज प्रकाश सिंह ये 1995 में एज ए मिनिस्टर अपॉइंट किए गए थे। तो कायदे के अनुसार आर्टिकल 164 के अंडर इन्हें 6 महीने के अंदर अंदर विधायक बनना था, ये नहीं बने। इन्होंने इस्तीफा दे दिया गवर्नर को, लेकिन एक बार फिर से इनको मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में बोला भैया ऐसे नहीं हो सकता, ये तो अनडेमोक्रेटिक है, इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 164 ऐड किया तो कोई सोच समझ के ही किया था ना। अगर आपको 5 साल का कार्यकाल ऐसे ही बिताना है कि हाँ 6 महीने तक आप इलेक्ट नहीं हुए, आपने इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर से आपको अपॉइंट कर दिया, 6 महीने पूरे हो गए, फिर से इस्तीफा दे दिया, फिर से अपॉइंट हो गए, तो फिर तो आर्टिकल 164 का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था, ये अनडेमोक्रेटिक है, इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उद्धव ठाकरे भी अगर ऐसा करते हैं, इस्तीफा देते हैं और फिर से सपोर्ट प्रोवाइड करके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट फिर से कड़ी आपत्ति दर्ज करवा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल किस्सा खवानी बाजार मैसेकर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इस मैसेकर को यानी नरसंहार को 90 साल पूरे हो चुके हैं। पहले इस मैसेकर के बारे में हम जानकारी डिस्कस करते हैं, उसके बाद खुदाई खिदमतकार मूवमेंट के बारे में जानेंगे। अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें और इनके दूसरे खुदाई खिदमतकार मूवमेंट के लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था 23 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश पुलिस के द्वारा, क्योंकि उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो आज के समय में पाकिस्तान में है, इस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के उत्मांजई टाउन में एक स्पीच दी थी। तो इस स्पीच देने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें उनके साथी लीडर्स के साथ गिरफ्तार किया था। तो इसके बाद उत्मांजाई टाउन में और आसपास के इलाकों में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। इवन पेशावर में भी प्रोटेस्ट हुआ। पेशावर में देखो एक बाजार है, किस्सा खवानी बाजार, यहां पर बहुत सारे प्रोटेस्टर इकट्ठा हो गए थे अब्दुल गफ्फार खान के अरेस्ट के बाद। तो ब्रिटिश सोल्जर्स यहां पर आए, पुलिस भी आई ताकि क्राउड को डिस्पर्स किया जा सके, लेकिन क्राउड हटने का नाम नहीं ले रही थी। तो जैसा देखो जलियांवाला बाग में हुआ, मतलब गोलियां नहीं चलाई थी, लेकिन यहां पर बाजार में जो ब्रिटिश के सोल्जर्स आए थे उन्होंने आर्मी व्हीकल्स को चढ़ा दिया इनके ऊपर, प्रोटेस्टर्स के ऊपर। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स की डेथ हो गई थी, समझ गए। जलियांवाला बाग में तो गोलियां चलाई थी, यहां पर गाड़ी के नीचे आ गए बहुत सारे, आर्मी व्हीकल्स के नीचे बहुत सारे लोग आ गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। तो इस मैसेकर को अब 90 साल पूरे हो चुके हैं। हम खुदाई खिदमतकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है खुदाई खिदमतकार मूवमेंट के बारे में। ये देखो नॉन वायलेंट मूवमेंट थी आज़ादी के लिए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स ने कब्जा करके रखा था, तो इसी के अगेंस्ट ये मूवमेंट थी खुदाई खिदमतकार मूवमेंट। इसको लीड किया जा रहा था अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ये पाश्तून फ्रीडम फाइटर थे जिन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। इनको अरेस्ट किया गया था 1929 में। बाद में खुदाई खिदमतकार के लीडर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था, तो इससे मुस्लिम लीग काफ़ी नाराज हो गई थी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, खुदाई खिदमतकार के जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म पहना करते थे लाल कलर की। तो ये हमने खुदाई खिदमतकार के बारे में जाना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ है, इसने देखो वर्ल्ड प्रेस
फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया। इंडिया की रैंकिंग क्या आई है? 142। पिछली बार इंडिया की रैंकिंग 140 थी, तो 2 अंक इंडिया जो है वो खिसक गया है इस बार की रैंकिंग में। दूसरे देशों की बात करें, नॉर्वे को पहला स्थान प्राप्त हुआ है लगातार चौथी बार, फिनलैंड को दूसरा और डेनमार्क को तीसरा। हमारे पड़ोसी देशों की बात करें, पाकिस्तान को 145वां, बांग्लादेश को 151वां, श्रीलंका को 127वां और नेपाल को 112वां। रीज़न क्या है वैसे हमारी रैंकिंग कम क्यों है? हमारे देश में देखो, जर्नलिस्ट के अगेंस्ट सोशल मीडिया में काफ़ी हेट कैंपेन चलता है। जर्नलिस्ट की आवाज़ को दबाने के लिए काफ़ी बार उनके खिलाफ सीडिशन या फिर दूसरे केसेस फाइल कर दिए जाते हैं। काफ़ी बार पुलिस वायलेंस भी देखने को मिलता है जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, जर्नलिस्ट को मारा पीटा जाता है पुलिस के द्वारा। और एक कश्मीर में भी क्लैंपडाउन की वजह से जर्नलिस्ट अपना काम ठीक से नहीं कर पाए पिछले साल। हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, ये 2002 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से ही हर साल जारी होता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। 180 देशों में स्टेट ऑफ मीडिया का सर्वे किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देखती है कौन से देश में जर्नलिस्ट में किस प्रकार से अटैक हो रहे हैं, क्या जर्नलिस्ट ठीक से विभिन्न देशों में काम कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने 2020-2021 के लिए फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स यानी P&K फर्टिलाइजर्स के न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स को फिक्स करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करते हैं। देखो होता क्या है, ये जो फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको सरकार के द्वारा न्यूट्रिएंट्स के आधार पर सब्सिडी दी जाती है। मतलब किस ग्रेड के न्यूट्रिएंट्स हैं इन फर्टिलाइजर्स में, फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स में, उसके आधार पर एनुअल बेसिस पर सरकार के द्वारा इनके मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी दी जाती है, यूरिया को छोड़ के। यूरिया की बात हम बाद में करेंगे, पहले आप इतना समझ लीजिए कि फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स को न्यूट्रिएंट्स यानी ग्रेड के आधार पर सरकार के द्वारा एनुअल बेसिस पे सब्सिडी दी जाती है। और इन मैन्युफैक्चरर्स को क्या करना होता है, रीजनेबल MRP तय करना पड़ता है फर्टिलाइजर्स का। वो रीजनेबल कितना होता है वो देखो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल मार्केट में P&K फर्टिलाइजर्स की कीमत क्या है, फिलहाल करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू कितनी है, हमारे देश में कितना P&K फर्टिलाइजर्स की इन्वेंट्री मौजूद है। तो इन सब फैक्टर्स के आधार पर फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं रीजनेबल MRP तय कर लेते हैं और उससे ज़्यादा वो किसानों को फर्टिलाइजर नहीं बेच पाते। बदले में सरकार इनको एनुअल बेसिस पर सब्सिडी देती है यानी पैसा देती है। यही है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। फ़ायदा क्या होता है इससे? फ़ायदा देखो ये होता है किसानों के लिए सही क्वांटिटी में ये फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स उपलब्ध हो जाते हैं। बात करें यूरिया की, यूरिया के जो दाम हैं सरकार खुद नोटिफाई करती है। यूरिया के दाम डी कंट्रोल नहीं है, सरकार रेगुलेट करती है, यूरिया के दामों को खुद ही नोटिफाई करती है। मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अपनी मर्जी से यूरिया के दाम तय नहीं कर सकते। ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा हैंडल की जाती है? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत। तो इस डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम एडमिनिस्टर की जाती है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 4 इश्यूज डिस्कस किए। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।